चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शिवसेना का उद्धव गुट आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है। चुनाव आयोग अपने फैसले में शिवसेना पार्टी का नाम और निशान शिंदे गुट को सौंप चुका है। हालांकि उद्धव गुट को जवाब देने के लिए शिंदे गुट ने तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कैविट दाखिल कर दी गई। इसके अलावा शिंदे गुट विधानसभा अध्यक्ष से शिवसेना ऑफिस की मांग भी करेगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ जाने के लिए बीजेपी ने मुझे उकसाया। उद्धव के करीबी शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से चुनाव चिन्ह को लेकर पैसे की डील का बड़ा आरोप लगाया गया है। इशारों में इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि संजय राउत को मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने न तो चुनाव लड़ा है और न ही जीता है, और जब कोई आदमी निराश और हताश होता है तो कुछ भी बोलता है। उधर शिंदे गुट ने कहा, चुनाव आयोग के अपमान पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र में सभी 48 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी चीफ के चरणों में एक बार एनसीपी चीफ के चरणों में गिर गए थे, जबकि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीटें हासिल की थी। गोवा के दक्षिणी जिले पोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु रामदेव ने मुगल शासकों और इतिहासकारों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सबसे महत्वपूर्ण नायक हैं, अकबर, बाबर या औरंगजेब नहीं। बाबा रामदेव ने कहा, ज्यादातर स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी की किताबों में हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। रामदेव ने कहा, शिवाजी महाराज ने कभी किसी धर्म या वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने का शंखनाद किया। जेडीयू को मजबूत करने के उद्देश्य से उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन की बैठक पटना में चल रही है, जिसको आज उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा आज जेडीयू और विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे सकते हैं और नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि अगला बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अब से थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन में पेश करेगी। आज यूपी के बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बजट में सरकार का खास फोकस शिक्षा पर रहने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के इस बजट में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की छाप नजर आ सकती है। चंडीगढ़ में आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके हंगामेदार होने की उम्मीद है। खबर है विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि सत्ताधारी दल ने अपने बचाव और विपक्षियों पर पलटवार के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और खराब फसलों के मुआवजे समेत दर्जन भर मुद्दों पर बहस की उम्मीद है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है, दिल्ली में उनके आवास पर बीती रात किसी ने पथराव किया। देर रात ओवैसी ने ट्वीट किया, मेरे आवास पे फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद ये चौथी घटना है। आज रात जयपुर से लौटा तो घरेलू नौकर ने बताया, कुछ बदमाशों ने पथराव किया, इसमें कुछ खिड़कियां टूट गई। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। इस ट्वीट के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं के घर रेड की है। आज सुबह 5 बजे ईडी की टीम राजधानी रायपुर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के घर पहुंची और दस्तावेजों को खंगालने का काम किया, जबकि 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन होना है। उससे पहले कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। राज्य में पहले भी ईडी की टीम कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पहली बार सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं के घर पर टीम ने छापा मारा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने लोगों को बड़ी सौगात दी। जोधपुर में सीएम गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट
कैनाल के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना से जोधपुर, बाड़मेर और पाली के लाखों घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज से 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल साइट पे जाना होगा और अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी। 4 धाम यात्रा पंजीकरण सिर्फ उन लोगों का होता है जो उत्तराखंड के निवासी नहीं होते। उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा के लिए सभी तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया है। अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होगी और इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। आज से उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महोत्सव 2023 का शुभारंभ होगा। ये महोत्सव 1 मार्च तक चलेगा। देश भर के शिल्पकार अपनी शिल्प कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इस बार ताज महोत्सव में 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगाई गई हैं। आज लद्दाख में विश्व प्रसिद्ध पैंगोंग त्सो झील पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन शुरू होगी। आज होने वाली ये मैराथन लगभग 13,862 फीट की ऊंचाई पे होगी। भारत के पहले 21 किलोमीटर लंबे पैंगोंग फ्रोजन लेक के जरिए दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। इस मैराथन का उद्देश्य स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही गौरव गवास्कर ट्रॉफी के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला वनडे 17 मार्च को और दूसरा 19 मार्च को और तीसरा 22 मार्च को होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। कैनबेरा के सेंट जॉर्जिया पार्क मैदान में दोनों ही टीमों का ग्रुप स्टेज में यह आखिरी मुकाबला है। भारत जहां मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगा, वहीं आयरलैंड को अब भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश है। बता दें आपको, दोनों टीमों T20 इंटरनेशनल में अब तक एक ही बार भिड़ी हैं। 2018 में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 52 रन से हराया था।